Hello everyone, this is Shubham Srivastava here. Welcome to your own YouTube channel SPM Civil Online. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम बाय WSM मेथड। इसके पहले हमने पढ़ लिया है किस तरीके से WSM मेथड में क्या क्या एजम्पशंस दिए गए हैं हमारे कोड IS 456-2000 में, इसके बारे में। और इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉडुलर रेशियो M किस तरीके से हम यूज़ कर रहे होंगे कंक्रीट और स्टील वाले बीम को, जिसमें कंक्रीट और स्टील लगा होगा, इसको एक सिंगल मटेरियल वाले बीम में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अभी तक अगर आपने ये लेक्चर्स ना देखे हों तो सबसे पहले वो लेक्चर्स देख लें, इसके बाद ये लेक्चर देखें। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम बाय WSM मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, सो लिख देते हैं यहाँ पे टॉपिक एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू हम सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एनालिसिस मींस इन द केस ऑफ डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर किसी भी सेक्शन का एनालिसिस किया जा रहा है, इट मींस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है उस सेक्शन का, उस सेक्शन की कितनी मजबूती है इंटरनल, कितनी कैपेबिलिटी है इंटरनल मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। यहाँ तक बात आप क्लियर रख के चलिए। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, सबसे पहली बात, सिंगली रेनफोर्स बीम वो बीम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया होता है। यहाँ पे मैं एक सिंगली रेनफोर्स बीम बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंगली रेनफोर्स बीम बनाया है। ये एक सिंगली रेनफोर्स बीम है और इस बीम का अगर हम बात करें तो इस बीम में कुछ यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा होगा। इस बीम में अगर यहाँ पे कुछ न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा होगा, अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे कहीं न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा होगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस इस बीम को कंप्रेशन और टेंशन दो जोन में डिवाइड कर रहा होगा। टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया होगा, ये हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। इस रेनफोर्समेंट की का एरिया जो होगा वो होगा AST, जिसे हम AST से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर हम बात करें इस बीम का, तो इस बीम का ओवरऑल डेप्थ अगर हम बताएं तो ओवरऑल डेप्थ इस बीम का जो होगा वो कैपिटल D होगा। ओवरऑल डेप्थ इस बीम का अगर हम बात करें तो कैपिटल D होगा। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D होगा। और इस बीम का अगर हम विड्थ की बात करें तो इस बीम का विड्थ होगा कैपिटल B। कैपिटल B इस बीम का विड्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, ये स्टील एज ए रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर हम स्टील के सेंट्रोइडल एक्सिस से लेके हम कंप्रेशन जोन के आउटर मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस को हम बोल रहे होते हैं इफेक्टिव डेप्थ, जिसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा। ठीक है, बीम का इफेक्टिव डेप्थ होगा। और इस स्टील एनफोर्समेंट के सेंटर से लेके टेंशन जोन के आउटर मोस्ट फाइबर तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोल रहे होंगे इफेक्टिव कवर। ये क्या है? ये हमारा है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जो मॉडुलर रेशियो होगा, मॉडुलर रेशियो को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और इसे कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेस ऑफ स्टील अपॉन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देख रहे हैं जो बीम है, बीम में यहाँ पे
कंक्रीट लगा हुआ है और यहाँ पे रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, दोनों अलग अलग मटेरियल हैं। चूँकि हम WSM मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहे हैं, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमें इलास्टिक एनालिसिस परफॉर्म करना है। इलास्टिक एनालिसिस परफॉर्म करना है क्यों? क्योंकि WSM मेथड का जो एजम्पशंस है वो बोलता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज लीनियर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा कंक्रीट और स्टील का वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम क्या सकते हैं अपने एनालिसिस को इजी बनाने के लिए, जो कंक्रीट और स्टील का ये बीम का सेक्शन है इसे सिंगल मटेरियल में कन्वर्ट कर दें। तो इस बीम को हम इक्विवेलेंट सेक्शन वाले कंक्रीट इक्विवेलेंट सेक्शन वाले कंक्रीट में चेंज करने वाले हैं। अगर मैं इस बीम का इक्विवेलेंट बीम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से हमको इक्विवेलेंट बीम देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट सेक्शन वाला बीम देखने को मिलेगा। जैसा कि एजम्पशन से ही पता है हमको कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमने न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट को नहीं दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन जोन में ही कंक्रीट को दिखा रखा है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमें क्या करना होगा कि इस स्टील को कन्वर्ट करना होगा, इस स्टील को कन्वर्ट करना होगा कंक्रीट में, इस स्टील को कन्वर्ट करना होगा कंक्रीट में। किस तरीके से कन्वर्ट करना होगा? कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा कि जितनी मजबूती इस स्टील का है उतनी मजबूती का ही यहाँ कंक्रीट लगा दें, उतनी मजबूती का ही यहाँ कंक्रीट लगा दें। जैसा हम जानते हैं कि स्टील की एक्चुअल में मजबूती कंक्रीट से बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हमें इसी मजबूती का यहाँ कंक्रीट लगाना पड़ेगा तो AST से ज़्यादा एरिया का कंक्रीट लगाना पड़ेगा। सेम मजबूती लेके आना है ना। अब देखो, ये देखो यहाँ समझना, अगर हम EST की बात करें तो ये M टाइम्स EC है। इट मीन्स कंक्रीट का रिस्पॉन्स कम होगा एज कंपेयर टू स्टील। स्टील की मजबूती ज़्यादा होगी कंक्रीट से। यहाँ से बात समझ में आ रही? इट मीन्स हमें अगर सेम मजबूती वाला कंक्रीट यहाँ चाहिए तो उस कंक्रीट का एरिया इस स्टील के एरिया से M टाइम्स ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे MAST एरिया वाला कंक्रीट लगा देंगे। इस कंक्रीट का एरिया होगा MAST, इस कंक्रीट का एरिया होगा MAST। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब सबसे पहले अगर एनालिसिस की बात होगी तो एनालिसिस मीन्स, अगर किसी भी बीम के एनालिसिस की बात हो रही है तो एनालिसिस मीन्स सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस ही वो एक्सिस है जो हमारे बीम को कंप्रेशन और टेंशन जोन में बांट रही है। तो सबसे पहले एनालिसिस का स्टेप नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट एनालिसिस का पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए जो स्टेप मैं बता रहा हूं वो याद रखिएगा। पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन को इक्वेट करना होगा मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन जोन। तो लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन जोन। ठीक है, हमें इस बीम से मतलब रखना है। जिस बीम को हमने कन्वर्ट कर दिया है, ये कैसा बीम है? कन्वर्टेड बीम है ना। तो इसी बीम में हमें ये सारी चीज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन की बात होगी तो कंप्रेशन जोन, इसे मैंने हैश करके दिखाया है, ये जोन होगा। अगर पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो जिसे मैं NA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और इसका पोजीशन जो होगा वो टॉप मोस्ट फाइबर से अगर XA डिस्टेंस पे होगा, XA डिस्टेंस पे होगा यहाँ से यहाँ तक, तो देखिएगा किस तरीके से मोमेंट ऑफ एरिया लिखा जाएगा। ये एरिया पूरा कंप्रेशन जोन का एरिया अगर बात करें तो ये B विड्थ है, यहाँ पे B क्या है? विड्थ है बीम का, B यहाँ विड्थ है बीम का, और XA क्या है? डेप्थ है। तो B इंटू XA क्या हो जाएगा? कंप्रेशन जोन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया हो गया। और इसका मोमेंट मतलब इसका सेंट्रॉइड XA/2 पे लाई कर रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। तो XA/2, यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा।
अब हम कंप्रेशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया लिख चुके हैं। अब हम लिखते हैं टेंशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया। टेंशन जोन न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ये वाला जोन है। इस जोन में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कंक्रीट दिख रहा है। ये कंक्रीट जिसकी मजबूती इस स्टील के बराबर है। इसका अगर एरिया की बात करें तो इसकी एरिया है MAST इनटू इस एक्सिस से। अगर हम बात करें कि इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ एरिया लिख रहे हैं, इस एक्सिस से अगर हम बात करें तो इस एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा या वो होगा d माइनस एक्स से, क्योंकि कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी वो इसका इफेक्टिव डेप्थ है और x से यहाँ तक है। तो यहाँ तक निकालने के लिए d माइनस एक्स से करना पड़ेगा। तो d माइनस एक्स से करके हम यहाँ से वैल्यू ऑफ x से निकाल सकते हैं। यहाँ से x से कैलकुलेट हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ से x से जो होगा वो हमें कैलकुलेटेड हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट हो जाएगा। वो चाहे ओवर एनफोर्स बीम हो, चाहे अंडर एनफोर्स बीम हो, चाहे बैलेंस सेक्शन वाला बीम हो, सबके लिए पहला स्टेप सेम यही होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। इसको मैं हटा सकता हूँ। यहीं पे पहला स्टेप खत्म हो जाता है, क्योंकि बी तो हमें पहले से मालूम होगा, बीम का विड्थ एम पहले से हमको पता है। एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एम की वैल्यू कोड दे रखा है 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ बेंडिंग कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, AST पहले से ही बीम में कितना रेनफोर्समेंट देना है पता होता है। इफेक्टिव डेप्थ पहले से पता होता है। x से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। x से कैलकुलेट करने के बाद जो स्टेप नंबर 2 होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अब मैं बताने आपको जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में हमें इस बीम को कंपेयर करना पड़ता है। हमें जो हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकाला है, इस डेप्थ को कंपेयर करना पड़ता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ से। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले आप इतना समझ लीजिए कि स्टेप 2 जो होगा वो कंपेयर होगा, किससे कंपेयर होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम एक्से से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्से से रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को, और एक्सी से रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को। यहाँ 3 तरीके का केस बन सकता है, या तो x से बड़ा हो सकता है एक्सी से, या तो x से छोटा हो सकता है एक्सी से, या तो x से इक्वल टू हो सकता है एक्सी। यही 3 पॉसिबल केसेस हैं अगर हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन होगा पोजीशन ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ये एक्सिस है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस ग्रेटर है ना, एक्चुअल ये ग्रेटर है। यहाँ से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ये ग्रेटर है इससे। तो क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे जब रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगा तभी तो एक्चुअल का न्यूट्रल एक्सिस इधर शिफ्ट होगा। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अगर रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगा तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरीके के बीम को हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्स बीम, ओवर रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, ओवर रेनफोर्स बीम। ठीक है, अगर XA की वैल्यू, XA मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, अगर XA की वैल्यू XC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होगा तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जितना स्टील ज़रूरत था उससे कम स्टील लगा है, जितना स्टील बैलेंस सेक्शन के लिए ज़रूरत था उससे कम स्टील लगा है। पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो चुका है। इट मीन्स अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। इट मीन्स कैसा सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर XA XC के बराबर होगा तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस सेक्शन, इसे हम बोलेंगे बैलेंस सेक्शन, इसे हम बोलेंगे बैलेंस सेक्शन। इट मीन्स XA और XC सेम इसी पॉइंट पर, इसी वैल्यू पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन जिसमें रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगा, इट मीन्स रेनफोर्समेंट जितना बैलेंस सेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट हमने दे रखा है। इट मीन्स जब रेनफोर्समेंट ज़्यादा दे रखा है तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा कि जितना कंक्रीट बैलेंस सेक्शन के लिए ज़रूरत था उससे कम कंक्रीट दे रखा है।
अरे रेनफोर्समेंट ज़्यादा दे रखा है तो कंक्रीट कम दे रखा है, इनडायरेक्टली यही मीनिंग होगा। जब कंक्रीट कम दे रखा है तो सबसे पहले कौन फेल होगा? इस केस में ओवर रेनफोर्स सेक्शन में सबसे पहले कंक्रीट फेल होगा। कंक्रीट सबसे पहले फेल होगा मतलब कंक्रीट अपनी पूरी मजबूती कंक्रीट की पूरी मजबूती हम यूज कर लेंगे तब जाके कंक्रीट फेल होगा। इट मींस यहाँ पे कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस को अटेन कर चुका होगा। तो ये लिख देते हैं कंक्रीट अटेन्स परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी? सिग्मा CBC। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं। अच्छा, कंक्रीट पहले फेल होगा तो कंक्रीट का फेलियर कैसा होता है? कंक्रीट कैसा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल का सडन फेलियर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं सडन फेलियर। ठीक है, अंडर रेनफोर्स की तरफ आते हैं। अंडर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट जितना बैलेंस सेक्शन के लिए जरूरत था उससे कम रेनफोर्समेंट हमने दे रखा है। जब उससे कम रेनफोर्समेंट हमने दे रखा है इट मीन्स रेनफोर्समेंट सबसे पहले फेल होगा, वही तो कम है ना। अगर रेनफोर्समेंट सबसे पहले फेल होगा इट मीन्स रेनफोर्समेंट अपनी पूरी मजबूती यूज करने के बाद फेल होगा। अरे पूरी मजबूती जितना वो सह पाएगा, जितना वो स्ट्रेंथ होगा उतना उसकी मजबूती यूज कर लोगे, फिर उसके बाद फेल होगा। इट मीन्स जो रेनफोर्समेंट होगा वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू को अटेन कर चुका होगा। इट मीन्स रेनफोर्समेंट अटेन सिग्मा AST। परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी? AST थी, सिग्मा AST। अच्छा, जब रेनफोर्समेंट का फेलियर होगा तो ये कैसा रेनफोर्समेंट कैसा मटेरियल? डक्टाइल मटेरियल। इट मीन्स कि डक्टाइल फेलियर होगा। डक्टाइल मटेरियल कैसा फेल होता है? अगर ये डक्टाइल मटेरियल, अगर ये रेनफोर्समेंट है और रेनफोर्समेंट पे अगर हम खींचते हैं रेनफोर्समेंट को तो आपको मालूम होगा पहले यहाँ पतला होता है, उसके बाद फेलियर होता है, धीरे धीरे फेलियर होता है। तो ये फेलियर सडन ना होके ये अलार्म हमें कर रहा होगा। बैलेंस सेक्शन की तरफ बात करते हैं तो बैलेंस सेक्शन में दोनों केस हो सकता है कि कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस को अटेन कर जाए और स्टील भी अपने परमिसिबल स्ट्रेस को अटेन कर जाए। इट मीन्स कि कंक्रीट और स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू को दोनों ये साइमल्टेनियसली अटेन कर रहे होंगे। साइमल्टेनियसली अपने परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू को दोनों एक साथ अटेन कर रहे होंगे। अब हम 1 by 1 एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कंपेयर कर लिया ना यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ XC है ये कहाँ से आएगा? वैल्यू ऑफ XC की बात करें तो कोड ने दे रखा है XC इक्वल टू हो जाएगा, इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम एक्सिस से दिखा रहे हैं। ये होगा K/D, जहाँ पे K की जो वैल्यू होगी वो होगी m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। इसको याद रखिएगा। और D क्या है? D हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। यहाँ से XC की वैल्यू निकाल लेंगे, X से पहले से पता होगा, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ओवर एनफोर्स है, अंडर एनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारा सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है। सबसे पहले मैं बैलेंस सेक्शन का एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूं। अब हमें पता चल चुका है कि बैलेंस सेक्शन है। बैलेंस सेक्शन है इट मीन्स अब इसका मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। तो स्टेप थर्ड लिखते हैं। स्टेप थर्ड में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हम बैलेंस सेक्शन के लिए करने जा रहे हैं। बैलेंस सेक्शन, जो ही बैलेंस सेक्शन बोलें तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि बैलेंस सेक्शन मीन्स XA इक्वल टू XC। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ से। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है? ठीक है। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है जिसे हम एक्से से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या ये XC होगा? यही तो XC होगा इन द केस ऑफ बैलेंस सेक्शन। ये बैलेंस सेक्शन के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए बना रहे हैं। तो इस XA को हम XC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम बैलेंस सेक्शन के लिए स्ट्रेस डायग्राम बनाएं तो स्ट्रेस डायग्राम किस तरीके से बन रहा होगा वो देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेस डायग्राम हमको मिल रहा होगा। एक मिनट, एक बार ढंग से बना देते हैं इसको।
ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रेस डायग्राम मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जब बैलेंस सेक्शन की बात होगी तो इट मीन्स कंक्रीट अपने पूरी मजबूती को यूज़ कर रहा होगा और स्टील भी अपने पूरे मजबूती को यूज़ कर रहा होगा। तो अगर बैलेंस सेक्शन के लिए डायग्राम बनाएं, स्ट्रेस डायग्राम जो हमें कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा, स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके का जो हमें मिल रहा होगा, इट मीन्स कि हमें इस स्ट्रेस डायग्राम में सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है, कि स्ट्रेस डायग्राम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसा हम एनालिसिस में मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको डॉटेड कर देते, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कंप्रेशन जोन में डॉटेड कर देते, ठीक है। और यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट है, स्टील रेनफोर्समेंट अपने परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू को अटेन कर चुका होगा। अच्छा, हमने पढ़ा था अभी कि m जो होगा मॉडुलर रेशियो होगा वो होगा सिग्मा ST डिवाइड बाई सिग्मा C। अच्छा, ये क्या है? ये कंक्रीट है, सेम मजबूती वाले स्टील का। तो यहाँ पे अगर हमें कितना स्ट्रेस की वैल्यू आ रही होगी इसको लिखना होगा तो कंक्रीट का लिखेंगे ना, क्योंकि ये तो कंक्रीट है ना, MAST एरिया वाला कंक्रीट है जिसकी मजबूती इस स्टील के इक्वल है। तो यहाँ से सिग्मा C की वैल्यू जब निकालते हैं तो सिग्मा AST डिवाइड बाई M होता है। इट मीन्स ये वैल्यू हो चुकी होगी सिग्मा AST डिवाइड बाई M, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है और स्टील की बात क्लियर हो चुकी है और कंक्रीट जो होगा वो अपनी पूरी मजबूती अटेन कर चुका होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा होगा उस स्ट्रेस को अगर हम लिखें तो ये स्ट्रेस सिग्मा CBC आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस मीन्स मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी, MOR की बात करें, मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी की बात करें तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम लीवर आर्म लिख देते हैं, ठीक है, लीवर आर्म, ठीक है। लीवर आर्म की बात करते हैं, लीवर आर्म किस तरीके से निकल रहा होगा। यहाँ पे कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन है मतलब यहाँ पे टोटल कहीं पे कंप्रेसिव फोर्स FC लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है, यहाँ पे लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी यही हमारा लीवर आर्म होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं। टोटल डेप्थ D है, D से अगर हम ये वाला डिस्टेंस हटा देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कंप्रेशन जोन में कहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स टोटल एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमको मालूम है कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कुछ यहाँ से XC/3 डिस्टेंस पर लाई कर रहा होगा, XC/3 डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। इट मीन्स ये डिस्टेंस XC/3 है, ये डिस्टेंस D है, ये XC/3 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा D माइनस XC/3। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स मीन्स स्ट्रेस इंटू एरिया, किधर से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अपने परमिसिबल स्ट्रेस को अटेन कर चुके हैं। तो हम कंक्रीट के साइड से लिखते हैं सिग्मा CBC, यहाँ पे सिग्मा CBC है, यहाँ पे 0 है, +0 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। या तो कंप्रेशन साइड से लिखो या तो टेंशन साइड से, तो मैं कंप्रेशन साइड से लिख रहा हूँ। सिग्मा CBC +0 क्यों क्या? क्योंकि यहाँ पे 0 है, डिवाइड बाई 2। एवरेज स्ट्रेस आ गया, कितने एरिया पे लग रहा है? B इंटू XC। अरे भाई ये कितने एरिया पे लग रहा है? इस पूरे एरिया पे लग रहा है ना, इस पूरे एरिया पे ही तो लग रहा है, ये इस पूरे एरिया पे लग रहा है, ठीक है। B इंटू XC और कितना लीवर आर्म में? D माइनस XC/3। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं XC का वैल्यू K इंटू D हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोड ने तो दे रखा है x इक्वल टू K इंटू डी। अगर x इक्वल टू K इंटू डी पुट कर देते हैं तो पुट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2 B K D माइनस K D डिवाइड बाई 3। कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल रहा होगा। यहाँ से D कॉमन है, यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं और इस टोटल को मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। इसको हटा दूँ, इसको पूरा हटा के मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिखूँ तो ये आएगा सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2 इंटू B K 1 माइनस K/3 K, यहाँ से D कॉमन हो गया तो 1 माइनस K D
k/3 और यहाँ से क्या b d² आएगा, b d²। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, इस पूरे टर्म को 1 - k/3 को एक नए कांस्टेंट j से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, नीचे से हटा देते हैं, ये हमारा इक्वेशन बनेगा σ/cBc / 2 kj b d²। ठीक है, और ये वाला टर्म जो है σ/cBc / 2 kj, ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि σ/cBc की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। इस पूरे टर्म को हम एक नए कांस्टेंट q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा qb d²। ठीक है, ये क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। 1 by 1 स्टेप क्लियर हो गए, 1 by 1 स्टेप क्लियर हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब कोई भी बीम हम डिज़ाइन करते हैं तो थ्योरेटिकल डिज़ाइनिंग जो होती है, थ्योरेटिकल डिज़ाइन जो होती है वो बैलेंस सेक्शन की होती है। थ्योरेटिकल हम बीम को बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो डिज़ाइनिंग के लिए ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा। k क्या है, j क्या है, b d² क्या है। अच्छा, k की वैल्यू क्या है बताइए, k की वैल्यू है m∑cBc / m∑cBc + σ/st। इतनी बात क्लियर हो चुकी? अच्छा, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि बैलेंस सेक्शन का जो हमारा डेप्थ होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ स्टील पर डिपेंड कर रहा होता है। सो इस तरीके से हमने बैलेंस सेक्शन का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, बैलेंस सेक्शन का एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। बैलेंस सेक्शन का एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद जो अगला एनालिसिस हम परफॉर्म करने वाले हैं वो हम परफॉर्म करने वाले हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन का। सेकेंड एनालिसिस हम करने वाले हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स जो एक्चुअल का न्यूट्रल एक्सिस होगा वो इधर शिफ्ट हो चुका होगा, क्योंकि स्टील अंडर रेनफोर्स स्टील कम है, स्टील कम है, तो स्टील जब कम होगा तो जो एक्चुअल का न्यूट्रल एक्सिस होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा वो लेस देन होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, अगर ये केस बने तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट बीम बना लेते हैं, इक्विवेलेंट सेक्शन बना लेते हैं। सो इक्विवेलेंट सेक्शन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक, फिगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो संभाल लीजिएगा। अच्छा, ये वाला एक्सिस क्या था, ये क्रिटिकल एक्सिस के लिए हमने डायग्राम बनाया था। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सी है, तो इसको लिख सकते हैं कि ये एक्सी है। एक्से जो होगा वो लेस देन होगा एक्सी से, मतलब एक्स से कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, एक्स से कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसे हम एक्से से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये क्या है, हमारा एक्से है। इतना बात क्लियर हो चुका है। इट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल में ये है और इसके ऊपर कंप्रेशन जोन है, इसके ऊपर कंप्रेशन जोन है। हम कंक्रीट को कुछ इस तरीके से हैच करके दिखा देते हैं। ठीक है, हैच करके दिखा देते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस तो हमारा क्या है, एक्स से, एक्चुअल का न्यूट्रल एक्सिस। अरे समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये कब आया था, जब बैलेंस सेक्शन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम बनाते हैं स्ट्रेस डायग्राम। देखिए, अगर हम स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो किस तरीके से स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये डायग्राम हमें तब मिला था जब हमारा बीम किस तरीके का था, जब हमारा बीम था, ये डायग्राम तो तब मिला जब हमारा बीम था बैलेंस सेक्शन वाला। बैलेंस सेक्शन के केस में ही तो क्रिटिकल एक्सिस मिला था, बैलेंस सेक्शन के लिए है। अच्छा, अभी क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो चुका है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो चुका है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, रेनफोर्समेंट कम है। इट मीन्स रेनफोर्समेंट कम है, रेनफोर्समेंट पहले फेल होगा। रेनफोर्समेंट पहले तब फेल होगा जब वो पूरी मजबूती अपना गेन कर चुका हो, उसके बाद ही तो फेलियर होगा। ठीक है, इट मीन्स कि रेनफोर्समेंट पूरा अपना मजबूती यूज कर चुका होगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और कंक्रीट अपनी पूरी मजबूती को गेन नहीं कर चुका होगा। शिफ्ट हो गया कि नहीं,
किस तरीके से एक्चुअल में जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें एक्चुअल में अब डायग्राम कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू होगी सिग्मा AST डिवाइड बाई m। ये तो वैल्यू आ ही रही होगी। ये कौन सी वैल्यू है? अरे भाई ये इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ की वैल्यू है, परिमित स्ट्रेंथ की वैल्यू है। किस कंक्रीट की? जिसकी मजबूती इस स्टील के बराबर है। यहाँ पे कंक्रीट एज ए रेनफोर्समेंट वर्क कर रहा है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। और अगर हम बात करें ऊपर, तो ऊपर हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू होगी सिग्मा CBC, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी C डैश होगी, और C डैश लेस देन होगा सिग्मा CBC से। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, अपने जहन में इस पॉइंट को बैठा के चलिएगा। किस केस के लिए? अंडर एनफोर्स केस के लिए। अच्छा, यहाँ तक आपको शायद क्लियर मैंने अच्छे से करा दिया होगा। अच्छा, अब हमारे लिए जो कर्व इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये कर्व इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे लिए एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ यही कर्व तो एनालिसिस में इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ कहीं टोटल का टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा और यहाँ तो टेंसाइल फोर्स लग ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टील है। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस x से है, ये डिस्टेंस x से है, तो यहाँ से लेके यहाँ से x/3 पे कहीं कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, x/3, क्योंकि ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस तो x/3 पे लाई करता है ना। तो यही डिस्टेंस मैंने दिखा रखा है। इट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस d है, और यहाँ से x से टोटल d है, यहाँ से x/3 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d माइनस x/3। तो इस डिस्टेंस को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस x/3। अब लिखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखने के लिए सबसे पहले हमें मालूम चाहिए फोर्स, और फिर मालूम होना चाहिए लीवर आर्म। ठीक है। फोर्स मीन्स बताइए किस साइड से फोर्स लिखूं? अरे भाई कंक्रीट पहले थोड़ी फेल हो रहा, कंक्रीट तो C डैश तक ही गेन कर रहा है। स्टील पहले फेल हो रहा है, स्टील पूरी मजबूती गेन कर रहा है, और स्टील पूरी मजबूती गेन कर रहा है, तो स्टील की साइड से लिखना है ना। स्टील की साइड जो सबसे पहले फेल हो उधरी से लिखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सीधा फंडा। सबसे पहले कौन फेल हो रहा है? स्टील फेल हो रहा है। ठीक है। तो स्टील फेल हो रहा है, तो स्टील का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील साइड से लिखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे इधर हम कंप्रेसिव जोन की तरफ से, टेंसाइल जोन की तरफ से लिखने वाले हैं। तो फोर्स मीन्स स्ट्रेस इनटू एरिया। ये स्ट्रेस लग रहा होगा, ये क्या है? ये अरे भाई ये क्या है? ये स्टील है, स्टील को कन्वर्ट किया कंक्रीट में, जिसकी मजबूती स्टील के बराबर है, उसका स्ट्रेस की वैल्यू है, उसके स्ट्रेस की वैल्यू लिख दिए। कितने एरिया पे लग रहा है? MAST पे लग रहा है। ठीक है। और लीवर आर्म की बात करें तो लीवर आर्म क्या होगा? दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, यही तो लीवर आर्म होगा। ये लीवर आर्म हो जाएगा, ये लीवर आर्म हो रहा होगा, इसे लिख देते हैं d माइनस x/3। x से पहले से आपको पता होगा, d पता होगा, सिग्मा ST पता होगा, m पता होगा। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? m = 280/3 सिग्मा CBC। आराम से आप मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी निकाल सकते हैं अपने बीम का इन द केस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अब हम थर्ड बात करते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन का। अच्छा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन ही हमें हमेशा बनाना है, ये भी बता दिया। क्यों बनाना है? क्योंकि डक्टाइल फेलियर होगा, यहाँ पे अलार्म मिलेगा। अगर ये बीम होगा, अगर ये अंडर रेनफोर्स बीम है, तो ये फेल होना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे झुकेगा। पहले झुकेगा तो लंबे टाइम के बाद जाके इसमें फेलियर आएगा। जब ये बीम झुकने लगेगा, सैगिंग होने लगेगा, तो हम जान जाएंगे फेलियर होने वाला है, तो मेंटेनेंस करा सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन, सबसे पहली बात हमें जैसा पता चल रहा है कि कैसा सेक्शन है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। सॉरी, अंडर रेनफोर्स सेक्शन तो हो गया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। थर्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, इस बार खुद ही बताओगे आप। इट मीन्स ओवर रेनफोर्समेंट ज्यादा लगा है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किधर शिफ्ट हो जाएगा? जिधर ज्यादा रेनफोर्समेंट, जिधर ज्यादा मटेरियल, उधर ही तो शिफ्ट होगा भाई। इट मीन्स जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा वो बड़ा होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। इतनी बात क्लियर हो चुकी। अच्छा, ये वाला एक्सिस कौन सा था? ये वाला एक्सिस कौन सा था? ये एक्सिस हमारा था। ये एक्सिस कौन सा था? याद करो,
बैलेंस केस याद करो, ये एक्सिस था हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा डेप्थ पे कहीं यहाँ पे हमें मिल रहा होगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, अब एक चीज़ बताना, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, सॉरी ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स रेनफोर्समेंट जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लगा हुआ है, तो कंक्रीट कम लगा हुआ है। इनडायरेक्टली कंक्रीट कम लगा हुआ है तो सबसे पहले कौन फेल होगा, कंक्रीट फेल होने वाला है। अगर स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये तब के लिए है जब बैलेंस सेक्शन था, ये तब के लिए है जब कैसा सेक्शन था, बैलेंस सेक्शन था। सॉरी एक मिनट, ये टाइम थोड़ा लेता है बट बन जाएगा, ठीक है। ये तब के लिए है जब हमारा सेक्शन कैसा था, बैलेंस सेक्शन था, तब के लिए ऐसे ही तो डायग्राम मिला था हमको, ठीक है। अच्छा, अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इट मीन्स कंक्रीट पहले फेल होगा, कंक्रीट पहले फेल होगा तो कंक्रीट अपनी पूरी मजबूती को गेन कर चुका होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेस मिल रहा होगा वो स्ट्रेस की वैल्यू जो हो रही होगी वो होगी सिग्मा CBC। यहाँ तक सहमत हो ना? देखो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये है, अगर डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम से भी ये बात पता चलेगा। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ये डायग्राम कुछ यहाँ कट करेगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, एक मिनट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये बना कुछ, ये कब के लिए था, ये तो तब के लिए था जब बैलेंस सेक्शन था, जब बैलेंस सेक्शन था तब के लिए था। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। इट मीन्स आज स्टील अपनी केवल इतनी ही मजबूती गेन करेगा, कितनी मजबूती, सिर्फ और सिर्फ इतनी मजबूती। ये क्या होगा, ये सिग्मा AST डिवाइड बाई M डैश करके लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है, सिग्मा AST डिवाइड बाई M। इट मीन्स स्टील आज सिर्फ और सिर्फ इतनी मजबूती गेन करेगा। और कंक्रीट पूरी की पूरी, कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट पूरा इतना मजबूती गेन कर चुका होगा, कंक्रीट अपनी पूरी मजबूती गेन कर चुका होगा, क्योंकि कंक्रीट में पहले फेलियर होने वाला है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो XC होगा, क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है ये, बैलेंस केस के लिए याद करिएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा CBC, यहाँ पे सिग्मा CBC हमें मिल रहा होगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, टोटल का टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे जब फोर्स ऑफ कंप्रेशन लाई कर रहा होगा, इट मीन्स ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन जो टॉप मोस्ट फाइबर होंगे उससे XA डिवाइड बाई 3 डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रेंगुलर शेप है, और इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस कहाँ होता है, अगर ये XA हो जाएगा तो XA डिवाइड बाई 3 यहीं पे होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिख दिया है। पूरा डेप्थ कितना है, पूरा डेप्थ D है, और यहाँ से XA डिवाइड बाई 3 डिस्टेंस पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो लीवर आर्म होगा, वही तो लीवर आर्म होगा। इट मीन्स ये D माइनस XA डिवाइड बाई 3 जो होगा वो लीवर आर्म होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब अगर हम लिखें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स किस साइड से लिखेंगे, जो सबसे पहले फेल होगा, सबसे पहले कंक्रीट फेल होगा। अरे कंक्रीट सिग्मा CBC तक पहुंच रहा है ना, तो कंक्रीट का क्या लिखेंगे, स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस। क्यों एवरेज स्ट्रेस लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा CBC है और यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम लिख रहे हैं। इनटू एरिया, कितने एरिया पे लग रहा है, अरे भाई कितने एरिया पे लग रहा है, पूरे के पूरे कंप्रेशन जोन पे लग रहा है। कंप्रेशन जोन आज कहाँ तक बन रहा होगा, यहाँ तक बन रहा होगा, यहाँ तक पूरा कंप्रेशन जोन बन रहा होगा। XA इंटू B इंटू XA, और क्या, ये पूरा लीवर आर्म D माइनस XA डिवाइड बाई 3। इस तरीके से हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से
ओवर एनफोर्स सेक्शन, अंडर एनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन का एनालिसिस हम करते हैं इन द केस ऑफ WSM मेथड। हमें ये याद रखना है कि हमेशा अंडर एनफोर्स सेक्शन बनाना है, क्योंकि अंडर एनफोर्स सेक्शन का फेलियर डक्टाइल होता है और डक्टाइल फेलियर हमें एलान देता है। ओवर एनफोर्स का फेलियर ब्रिटल होता है, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट पहले फेल करता है, कंक्रीट का सडन फेलियर होता है, इसलिए ओवर एनफोर्स सेक्शन तो कभी नहीं बनाना है। और थ्योरेटिकल डिजाइनिंग पर्पज से हमें बैलेंस सेक्शन डिजाइन करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। इसके बाद मैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। मैंने कुछ न्यूमेरिकल अलग से बना रखे हैं, उन न्यूमेरिकल को मैं कराने वाला हूँ। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लाइव को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।